भारत सरकार 81,000 करोड़ रुपए के एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रही है। इसका सीधा असर इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ेगा। इसे ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, ये भारत की मैरीटाइम सुरक्षा और ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने का एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। इस लोकेशन की अहमियत इसके भूगोल से तय होती है। दुनिया का 40% ग्लोबल ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड इस चोक पॉइंट के बिल्कुल करीब स्थित है। यहाँ भारत की मिलिट्री और कमर्शियल प्रेजेंस का सीधा मतलब है इस पूरे ट्रेड रूट पर सर्वेलेंस और कंट्रोल स्थापित करना। इस स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को जमीन पर उतारने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया गया है। इसका एग्जीक्यूशन कई चरणों में होगा। आइलैंड के गलाथिया बे में 4 मुख्य कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे। पहला, एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा। दूसरा, एक ग्रीनफील्ड ड्यूल यूज एयरपोर्ट तैयार होगा। तीसरा, ऊर्जा के लिए एक पावर प्लांट बनेगा। और चौथा, एक नई टाउनशिप का निर्माण होगा। इस टाउनशिप में 3 से 5 लाख लोगों को परमानेंटली बसाने की योजना है। यह इस आइलैंड का सबसे बड़ा अर्बन एक्सपेंशन होगा। इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मुख्य आर्थिक उद्देश्य फॉरेन डिपेंडेंसी को खत्म करना है। वर्तमान में बड़े कार्गो जहाज सिंगापुर और कोलंबो पोर्ट पर जाते हैं। इससे भारत को रेवेन्यू का भारी नुकसान होता है। ग्रेट निकोबार में डीप वाटर पोर्ट बनने से ये मैसिव कंटेनर ट्रैफिक सीधे भारत की तरफ डाइवर्ट किया जा सकेगा। इससे रेवेन्यू भारत के अंदर रहेगा। इकोनॉमी के साथ साथ इसका मिलिट्री उद्देश्य भी स्पष्ट है। अंडमान निकोबार कमांड भारत का इकलौता ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड है। इस प्रोजेक्ट के तहत नेवल डॉकिंग फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी, एयर ऑपरेशंस को अपग्रेड किया जाएगा और सबमरीन ट्रैकिंग सिस्टम को एडवांस किया जाएगा। ये कदम इंडियन ओशन में चीन के बढ़ते पोर्ट नेटवर्क को काउंटर करने के लिए आवश्यक माना गया है। इस जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का सीधा इम्पैक्ट ग्राउंड रियलिटी पर पड़ेगा। इसका असर वहां के पर्यावरण और स्थानीय आदिवासी समुदायों पर होना तय है। इसी ग्राउंड रियलिटी को लेकर राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को एक स्कैम कहा है। उनका यह आरोप किसी फाइनेंशियल करप्शन के बारे में नहीं है। उनका तर्क है कि ये नेचर और ट्राइबल कम्युनिटीज के खिलाफ एक क्राइम है। विपक्ष इसे डेवलपमेंट के नाम पर एक एथिकल और गवर्नेंस फेलियर मानता है। इस विरोध का मुख्य आधार इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का डेटा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 160 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि लगभग 10 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। ये एरिया भारत के आखिरी अनटच्ड ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स में से एक है। पेड़ों के कटने के अलावा यहाँ की मरीन इकोलॉजी भी रिस्क पर है। कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस, लाइट पोल्यूशन और संभावित ऑयल स्पिल का असर सीधा वाइल्ड लाइफ पर पड़ेगा। लेदरबैक टर्टल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, एंडेमिक निकोबार मेगापॉड बर्ड और यहाँ के कोरल रीफ्स पर इसका गंभीर प्रभाव होगा। इनमें से कई स्पीशीज दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। इसके साथ ही एक बड़ा जियोग्राफिकल रिस्क भी मौजूद है। ये आइलैंड हाईली एक्टिव अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। साल 2004 की सुनामी का एपिसेंटर यहीं था। इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हब को इस फ्रैजाइल जोन में बनाना फ्यूचर डिजास्टर्स की वल्नरेबिलिटी को और बढ़ा देता है। बायोलॉजिकल और कल्चरल रिस्क इससे भी ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ शोम्पेन और निकोबारीज ट्राइब्स रहते हैं। इनकी पॉपुलेशन पहले ही बहुत कम है। लाखों बाहरी लोगों के आने से उन्हें नई बीमारियों का एक्सपोजर मिलेगा। उनके पास इन बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज नहीं है। ये उनके लिए एक्सटिंक्शन का खतरा पैदा करता है। साथ ही उनका एंसेस्ट्रल लैंड भी उनसे छिन जाएगा। क्रिटिक्स ने गवर्नेंस और अप्रूवल प्रोसेस पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को कमजोर किया गया। ट्राइबल कंसल्टेशन बहुत लिमिटेड रखा गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि प्राइवेट मोनोपोलीज को फायदा पहुंचाने के लिए लीगल प्रोटेक्शन को डाइल्यूट करके क्लियरेंस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया गया है। इन गंभीर आरोपों के बीच सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरी गति से आगे बढ़ा रही है। इसका मुख्य आधार नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लॉजिक है। सरकार का मुख्य तर्क नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना है। चीन लगातार इंडियन ओशन में अपना कमर्शियल और मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और जिबूती का नेवल बेस इसके उदाहरण हैं। इस एनसर्कलमेंट को ब्लॉक करने के लिए भारत को ग्रेट निकोबार में एक फोर्टिफाइड प्रेजेंस की सख्त जरूरत है। लीगल प्रोसेस पर सरकार का तर्क है कि एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह एग्जामिन किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इसे अप्रूवल दिया है। यह अप्रूवल स्पेसिफिक सेफगार्ड्स और मिटिगेशन कंडीशंस के साथ दिया गया है। इसमें काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए मैंडेटेड रीप्लांटेशन करना शामिल है। इस पूरे विश्लेषण में दोनों पक्षों के तर्क पूरी तरह से विपरीत दिशा में जाते हैं। मुख्य आर्ग्यूमेंट्स को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है।
इकोनॉमी के मोर्चे पर प्रो प्रोजेक्ट पक्ष का तर्क है कि यह भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम लॉजिस्टिक हब बनाएगा। इससे बड़े पैमाने पर जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके विपरीत एंटी प्रोजेक्ट पक्ष का तर्क है कि यह एक अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल है जो भारी इकोलॉजिकल कॉस्ट को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। एनवायरनमेंट के मुद्दे पर सरकार का विश्वास है कि डैमेज को रीप्लांटेशन और सेफगार्ड्स के जरिए मिटिगेट किया जा सकता है, लेकिन क्रिटिक्स का स्पष्ट दावा है कि इस प्राचीन जंगल का इकोलॉजिकल विनाश इरिवर्सिबल है। एक बार बायोडायवर्सिटी नष्ट होने के बाद इसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए प्रो प्रोजेक्ट तर्क ये है कि इस डेवलपमेंट से उन्हें मॉडर्न हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के फायदे मिलेंगे, जबकि एंटी प्रोजेक्ट एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि बाहरी दुनिया से एक्सपोजर इन जनजातियों के कल्चरल और फिजिकल एक्सटिंक्शन का एब्सोल्यूट रिस्क पैदा करेगा। स्ट्रैटेजी के स्तर पर सरकार के लिए चीनी एक्सपेंशन के खिलाफ ये एक बेहद क्रूशियल काउंटर मेजर है। दूसरी ओर विरोधियों को डर है कि इस ग्लोबल सेंसिटिव बायोस्फीयर में इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिटराइजेशन से क्षेत्र में एक खतरनाक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। इसका सीधा असर रीजनल स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। मैक्रो जियोपॉलिटिकल फायदों और लोकलाइज्ड डिस्ट्रक्शन के बीच एक स्पष्ट टकराव है। मुख्य सवाल यह है कि क्या इंडियन ओशन के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से मिलने वाले फायदे यहाँ की फ्रेजाइल इकोलॉजी और जनजातियों को होने वाले इरिवर्सिबल नुकसान को जस्टिफाई कर पाएंगे? ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा नीतिगत सवाल बना हुआ है।